पेश है कहानी काला जादू का दूसरा और आखिरी हिस्सा। राजेश अब सब कुछ सच सच बताने वाला था और सभी उसकी बात बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने कहना शुरू किया, ये बात उस वक्त की है जब मेरी नौकरी नई नई लगी थी और मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया। वहाँ पर मेरी मुलाकात अभय नाम के एक आदमी से हुई। वो बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। मुझे उसका मिजाज बहुत पसंद आया। वो वहाँ पर ओहदे में मुझसे छोटा था। उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी और उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। हम लोगों की दोस्ती बढ़ती चली गई। इसका एक कारण ये भी था कि आते जाते वक्त आधा रास्ता हम दोनों साथ में ही जाया करते थे। कई बार हम लोग ऑफिस के बाद रुक के घंटों बातें किया करते थे। बातों ही बातों में हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया और एक बार वो मुझे अपने घर ले गया। तब जो मैंने देखा उससे मुझे अभय की मजबूरी का अंदाज़ा हो गया। उसके कंधों पर उसके माँ बाप और उसकी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। उसके खर्चे ज़्यादा थे लेकिन कमाने वाला वो एक लौता था। मैंने उससे कह रखा था कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह दे, मगर वो खुददार था। वो सब कुछ अपने बलबूते पर ही करना चाहता था। किसी से कर्ज ना लेना पड़े इसी कोशिश में रहता था। सब कुछ इसी तरह चल रहा था मगर एक दिन पता चला कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। फिर धीरे धीरे करके उसके परिवार की बर्बादी शुरू हुई। उसने अपने परिवार को समेटना शुरू किया। बहुत कोशिश की मगर समेट ना पाया। माँ बाप की मौत के बाद उसकी छोटी बहन को एक जानलेवा बीमारी हो गई। इलाज के लिए वो कर्जदार हो गया मगर वो भी जान से हाथ धो बैठी। अब बची एक बहन जो इन सब सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। ये सब देखकर अब अभय जिंदगी से हार चुका था। मैंने अभय को बहुत समझाने की कोशिश की। जो मुमकिन हो सकता था मैंने उसकी मदद भी की मगर उस मदद से उसकी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली थी। अभय अब कुछ दिन वहाँ पर काम करके काम छोड़ चुका था और फिर वहाँ से न जाने बिन बताए वो कहाँ चला गया। काफ़ी सालों तक हमारी अभय से कोई मुलाकात नहीं हुई। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो बारिश शुरू हुई। इस कारण मैं एक होटल पर बैठकर चाय पीने लगा। तभी मेरे सामने एक नौजवान आया और वो आकर सीधा मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, और दोस्त क्या हाल चाल। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तभी मुझे याद आया, अरे ये तो अभय है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना बदल गया था। जो अभय मैंने पहले देखा था ये वो अभय नहीं था। 1 मिनट के लिए तो मेरा सिर चकरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। उस पर वो बोला, क्या हुआ दोस्त, भूल गए? मैं अभय हूँ। उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे हाथ मिलाया और उससे कहने लगा, दोस्त तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। तुम्हारा तो पूरा हुलिया ही बदल गया। इस पर वो ठहाके मारकर हंसते हुए कहने लगा, हाँ यार, पहले मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी मगर अब सब कुछ ठीक है। क्या हुआ दोस्त, कोई खजाना हाथ लग गया? मेरे पूछने पर वो ज़ोर से फिर हंस पड़ा। कहने लगा, खजाना तो नहीं लेकिन जो हासिल हुआ है वो खजाने से कम भी नहीं। मैं अब आश्चर्य से उससे पूछने लगा, क्या हासिल हुआ है? वो कहने लगा, अरे भाई इतने दिनों के बाद मिले हो, पहले हाल चाल तो बताओ। बस हम दोनों में बातें होने लगी। हम दोनों ने खूब देर तक बातें की। वो मुझे वहाँ से एक अच्छे और महंगे होटल में ले गया जहाँ पर उसने बहुत महंगा खाना मंगवाया। वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे और उन बड़े लोगों के बीच में मैं ही एक गरीब इंसान बैठा हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, खाओ पियो और पैसों की चिंता मत करो। मैंने खूब मज़े से खाना खाया और फिर हम लोग पैदल ही वहाँ से बाहर निकले।
कुछ दूर चलते चलते हम लोग एक दूसरे को अपनी बातें बताते रहे। मैंने उससे कहा, यार सब कुछ ठीक है, लेकिन 5 सालों में तुमने किया क्या और तुम अचानक कहाँ चले गए थे? इस पर अभय कहने लगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वैसे संडे को क्या कर रहे हो? इस पर मैंने कहा, संडे को मैं फ्री हूँ। वो कहने लगा, तो फिर संडे को मिलते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरे हाथ में कौन सा खजाना लगा है। ये कहकर उसने मुझसे अलविदा लिया। अब मेरे अंदर बेचैनी होने लगी, आखिर कौन सा खजाना उसके हाथ लगा। मैंने ये सोचते हुए 2 दिन काटे। तीसरे दिन संडे था और हमने जहाँ पर वादा किया था वहीं पर जाकर मिल गए। कुछ देर बातें की और उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया। घर तो दिखने में नॉर्मल ही था। वो मुझे अंदर ले गया और मुझे वहाँ बिठाया। कुछ देर चाय नाश्ता करने के बाद वो मुझसे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो मेरे हाथ लगा है। ये कहते हुए वो मुझे एक कमरे में ले गया, जिस कमरे में कोई भी सामान नहीं रखा हुआ था। बस उस कमरे के दरमियान में एक गोल दायरा बना हुआ था, जिसमें एक बड़ी ही हैबतनाक मूर्ति रखी थी कि ये किसी राक्षस की सी मूर्ति लगती थी। वो जाकर उसके सामने मुझे ले आया और कहने लगा, ये देखो, ये खजाना लगा है। मैं उस मूर्ति को गौर से देखने लगा, ये इसमें कौन सा खजाना है? इस पर वो कहने लगा, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना चांदी हीरा मोती हम लेकर करते क्या हैं? अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं ना। मेरी ज़रूरतें बिना धन और दौलत के ही हो जाती हैं। बस ऐसा रहस्य मेरे हाथ में लगा है। वो कौन सा रहस्य है, तुम मुझे साफ साफ बताओ ना। मेरे कहने पर वो कहने लगा, काला जादू। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सुन रखा था कि काला जादू भूत प्रेत और जिन्नों से जुड़ा होता है। मैं बहुत डर गया। मैं उससे कहने लगा, काला जादू? वो कहने लगा, हाँ दोस्त। यहाँ से जाने के बाद 5 साल मैं बंगाल में रहा, जहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिकों से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनकी सेवा में लग गया। इसके बाद उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे ये सारी विद्या सिखाई। मैंने बहुत ज़्यादा तो विद्या नहीं सीखी, लेकिन इतना सीख चुका हूँ कि मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से काट सकता हूँ और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। दोस्त, काला जादू क्या वाकई में काम करता है? मेरे पूछने पर वो कहने लगा, हाँ, हम लोगों ने उस होटल में खाना खाया था ना, और मैंने उसे पैसे भी दिए थे। दरअसल मैंने उसे कुछ दिया ही नहीं था, बस ये तो उसे दिख ही रहा था। और ये मेरे जादू का बहुत छोटा सा कमाल है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे पहले उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर जो वो कह रहा था वो सच लग रहा था, क्योंकि वो यूं ही कोई बात नहीं कहता था। खैर, काले जादू का नाम सुनकर मुझे डर तो लगा, लेकिन दिल में दिलचस्पी भी बढ़ गई कि आखिर ये होता कैसे है। मैंने उससे दिखाने को कहा तो वो कहने लगा, आज रात में मैं तुम्हें काले जादू का कमाल दिखाऊंगा। ये कहकर उसने मुझे रात में बुलाया। हम दोनों रात के 12 बजे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। ये एक नदी का किनारा था। वो उस किनारे पर बैठ गया और फिर गोल दायरा बनाकर वहाँ पर बैठे हुए कुछ बुड़बुड़ाने लगा। उसकी निगाहें उसी नदी की ओर थीं। थोड़ी देर के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद, उस नदी में हलचल होने लगी। यूँ लगा कि नदी के अंदर से कोई पानी को बाहर उछाल रहा हो। देखते ही देखते ये हलचल इतनी ज़्यादा हो गई कि ऐसा लग रहा था कि अब नदी का पानी उलटकर हम लोगों के ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे वो हलचल शांत हो गई और फिर अभय ने अपनी एक उंगली नदी की ओर करी। मैं उसे देखने लगा। उस नदी से एक अजीब सी औरत बाहर निकली। उसकी शक्ल मुझे अंधेरे में ठीक से नहीं दिख रही थी, मगर उसकी बड़ी आंखों को मैं अच्छे से देख पा रहा था। वो धीरे धीरे नदी से बाहर निकलती चली गई।
जैसे जैसे वो नदी से बाहर निकले वैसे वैसे वो लंबी होती नजर आती थी, और जब वो पूरी नदी से बाहर आई तो वो किसी एक बिजली के खंभे जितनी लंबी थी। हम लोगों ने सिर उठाकर उसे देखा। मेरा दोस्त तो अभय निडर होकर बैठा था, मगर मैं थरथरा कर कांप रहा था। उसने मुझसे कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, ये सब मेरे ही नुमाइंदे हैं। इसके बाद वो उस औरत से कहने लगा, जाओ यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर सीधे चलते चले जाओ। वहाँ पर एक सुनार की दुकान होगी जिसका सेठ बहुत ही लालची और हैवान है, उसे जान से मार दो। ये अल्फाज जैसे ही मैंने अभय के मुंह से सुने, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अभय से कहने लगा, ये क्या बोल रहे हो, मगर उसने मुझे इशारे से चुप करवा दिया। मैंने देखा कि वो औरत अभय की बताई हुई दिशा की ओर मुड़ी और लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए कुछ दूर तक निकल गई, फिर आंखों से ओझल हो गई। मैं थरथरा कर कांप रहा था। मैंने अभय से कहा, तुमने ये क्या किया? वो मुझसे कहने लगा, डरो नहीं दोस्त, उस सेठ ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मेरी गरीबी के दिन उसने मुझे गालियां दी थी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि उसको मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर मैंने अभय से कहा, अभय, काला जादू की विद्या तुम्हारे पास है, मगर तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करो। मगर उसने मेरी एक ना सुनी। वो हंसता रहा। कुछ देर के बाद वो औरत दोबारा वहां पर हाजिर हुई और उसके हाथ खून से सने थे। मैं इस बार भी उस औरत की शक्ल नहीं देख पाया। वो औरत उससे कहने लगी, मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद अभय ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो जैसे आई थी वापस नदी में चली गई। हम लोग वहां से चले आए। दूसरे दिन अखबार में उस सेठ की मौत की खबर छपी। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं कुछ कह नहीं सका। मुझे अब अभय से डर लगने लगा था। मैंने 2 दिन उसे अवॉइड किया। तीसरे दिन वो खुद मेरे पास आकर मुझे रोक कर मुझसे कहने लगा, क्या बात है, तुम उस दिन के बाद से मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने उससे कहा, यार मुझे डर लगता है। वो फिर हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें किस बात का डर? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। चलो आओ साथ में खाना खाते हैं। वो फिर मुझे एक होटल में ले गया और हम लोग खाना खाने लगे। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन वो अक्सर मुझसे मिला करता था। मैं धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा और फिर मैंने ऑफिस के काम का बहाना करके उससे कह दिया कि अब हम रोज़ नहीं मिल पाएंगे। इस पर भी वो हंसते हुए बोला, मुलाकात तो हम रोज़ कर लेंगे, तुमको परेशान किए बगैर ही। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब 5 दिन तक मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद अब वो मुझसे नहीं मिलेगा। एक दिन मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने उठकर देखा तो खिड़की के बाहर अभय खड़ा होकर मुझे आवाज़ें लगा रहा था। मैं डर गया। वो मुझसे कहने लगा, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारने थोड़ी आया हूँ। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमसे बातें करने का मन है। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन न जाने खौफ के मारे मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैं उसी रात चुपचाप घर से उसके घर चला गया। उसके घर जाकर मुझे बड़ी हैरत तब हुई जब मेरे साथ चलने वाला अभय घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही मैंने किसी दूसरे अभय को सामने खड़ा पाया। दरअसल वो दूसरा अभय ही असली अभय था, और जो मेरे घर पे खिड़की पे खड़ा था वो उसके हाथों भेजा हुआ कोई प्रेत था। मैं डर के मारे थरथरा कर कांपने लगा था। मेरे चेहरे पर उसने डर देख लिया था और वो मुझसे कहने लगा, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है। मैंने तो बस एक बात कहने के लिए तुमसे बुलाया था। तुमने जो कुछ भी देखा
भूले से भी उसका जिक्र किसी और से मत करना, वरना ये आत्माएं हैं, कभी भी काबू से बाहर हो सकती हैं। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा, नहीं दोस्त, मैं इन सब बातों का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। अभय फिर मुझे एक कब्रिस्तान ले गया। वहाँ पर बैठकर वो कोई अमल करने लगा। देखते ही देखते वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी और फिर वहाँ पर कुछ ही मिनटों में कई तादाद में छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए। वो उनसे कहने लगा, जाओ फला जगह जाकर फला इंसान को मार दो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने इससे कहा, एक और कत्ल? इस पर अभय ने मुझसे कहा, ये ज़रूरी है। इन सभी ने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे दुत्कारा था। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अभय दिन पर दिन पागल होता जा रहा था। वो अक्सर मुझे अपने साथ ले जाता, साथ बिठाता और मेरे सामने ही तरह तरह की भूत प्रेत और आत्माओं को बुलाता और फिर उनसे कत्ल करवाता। मुझे अब उससे खतरा महसूस होने लगा था। एक दिन की बात है, ऑफिस में मेरी बहस मेरे मालिक से हो गई। उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। मैं टेंशन में वहाँ से घर आने लगा। रास्ते में अभय मुझे मिला। मैंने उससे ये सब छुपाने की कोशिश की, मगर उसने इस बात को भांप लिया कि मेरे मन में कोई बात है। मैंने उससे बहुत छुपाना चाहा, लेकिन न जाने उसने क्या किया। मैं उससे अपनी बात छुपा ना पाया और ना चाहते हुए भी मेरे और मेरे बॉस के बीच हुई बहस के बारे में उसे बता दिया। बस फिर क्या था, वो रात में मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया। इस बार वो एक झील के किनारे बैठा और फिर उसने अमल करना शुरू किया। देखते ही देखते कई सारे भूत प्रेत वहाँ पर इकट्ठे हो गए। सच कहूँ तो मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। मैं तो बस पत्थर की बुत की तरह वहाँ बैठा हुआ था, अपनी निगाहें नीची किए हुए। अभय ने उन भूत प्रेतों से कहा, जाओ और इसके बॉस को मार दो। ये सुनकर मैं अभय से कहने लगा, अभय, ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि उनको मारा जाए। इस पर अभय कहने लगा, तुम मुझे मत सिखाओ। यहाँ पर ऐसे इंसानों का रहने का कोई हक नहीं जो किसी की मजबूरी ना समझे। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना। उसने जिन भूत प्रेतों को भेजा था, वो भूत प्रेत कुछ ही पल में मेरे बॉस को मौत के घाट उतार कर वापस आ गए। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि अपनी बॉस की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं खुल के किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अभय की ताकत का अंदाज़ा मैं लगा चुका था। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। ये आए दिन किसी न किसी को मार रहा है। मैं बस इससे छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए मैंने एक कड़ा फैसला किया। मैंने उसे जान से मार देने का फैसला कर लिया था और इसलिए मैं बिना किसी को बताए अब एक खंजर खरीदने गया और एक धारदार खंजर लेकर अपने साथ रख लिया। अब मुझे इंतज़ार था एक ऐसे वक्त का जब अभय चुपचाप बैठा हो, उसके आसपास कोई भूत प्रेत ना हो। अभय अक्सर मुझसे मिलता, हम लोगों में बातें होती, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अभय ने किसी को कत्ल करने का इरादा कर लिया और वो फिर मुझे झील के किनारे ले गया। वहाँ पर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगा। मैंने वही मौका सही समझकर अभय की पीठ पर अपने खंजर से वार कर दिया। मैं एक के बाद एक वार करता रहा और उसे लहूलुहान कर दिया। ये करते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर उस वक्त मुझे यही करना सही लगा। मुझे यही सही लगा कि इस हैवान को यूं ही मार देना ही सही रहेगा। उसने दम तोड़ने से पहले मुझसे ये अल्फाज कहे थे कि तुमने बहुत गलत किया और इसका खामियाजा अब तुम्हें भुगतना होगा।
ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। कुछ पल तो मैं सुन्न हो गया, वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैं किसी तरह उसकी लाश को गाड़ी में रख के एक सुनसान जंगल की ओर ले गया। सबकी नज़रों से बचाते हुए मैंने जंगल में गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहाँ दफन किया। लेकिन दफन करने के बाद जैसे ही मैं मुड़कर चला, मुझे पीछे से आवाज़ आई, राजेश। ये आवाज़ सुनते ही मैं पलटा। वो अभय की ही आवाज़ थी। मैंने देखा कि कब्र की सारी मिट्टी खुद चुकी थी और अभय की लाश खड़ी होकर मुझसे कह रही थी, तुमने ये सही नहीं किया। अब अपनी बर्बादी को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसकी लाश दोबारा से उसी गड्ढे में गिर गई। मैंने फिर से वहाँ पर मिट्टी डाली और वहाँ से चला आया और उसके कुछ दिन के बाद से मुझे वो दिखाई पड़ने लगा। राजेश की सारी बातें खत्म हो चुकी थी और अब सब लोग तांत्रिक बाबा की ओर उम्मीद लगाकर देखने लगे। राजेश उनसे कहने लगा, या तो मुझे जान से मार दीजिए या तो मुझे बचा लीजिए। इस पर तांत्रिक बाबा कुछ सोचने के बाद बोले, जो हुआ सो हुआ। तुमने उसे मारा ये तो गलत था, लेकिन तुम्हारा इरादा सही था, क्योंकि तुमने उसे मारा जो अपने काले जादू का गलत इस्तेमाल करके लोगों की हत्याएं कर रहा था। कानून की नज़र में ये गलत हो सकता है, मगर एक तरह से देखा जाए तो तुमने उसे रोक कर कई लोगों की जान बचाई, वरना न जाने वो कितने लोगों को मार देता। मैं थोड़ी कोशिश ही कर सकता हूँ। ये बात सच है कि वो एक तांत्रिक था और मरने के बाद खुद एक आत्मा में तब्दील हो चुका है, जिससे वो और भी खतरनाक हो गया है। मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। इतना कहने के बाद राजेश उस तांत्रिक बाबा को उसकी कब्र के पास ले गए, जहाँ पर थोड़ी पूजा पाठ करने के बाद उस कब्र में हलचल होने लगी और देखते ही देखते वहाँ से अभय की लाश खड़ी हुई। ये देखकर सब लोग सहम गए। अब तांत्रिक बाबा उस लाश से कहने लगे, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस पर अभय कहने लगा, लेना देना है, मेरा कत्ल इसकी वजह से हुआ है। जब तक मैं इसे मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं इसकी ज़िंदगी को तबाह करूंगा, इसे डरवा डरवा कर तड़पा तड़पा कर पागल करके मारूंगा। इस पर तांत्रिक बाबा कहने लगे, इसने तुम्हें मारा, ये इसने गलत किया, लेकिन तुम लोगों को मार रहे थे, क्या वो सही था? क्या अपने काले जादू का इस्तेमाल तुम लोगों की जान लेने के लिए करोगे? इस पर अभय कहने लगा, वो सब मैं नहीं जानता, मेरे सामने सिर्फ मुझे मेरा इंतकाम ही नज़र आ रहा है। तांत्रिक बाबा कहने लगे, लेकिन मैं ये सब नहीं करने दूंगा। तुम लोगों को मारते थे, इसीलिए इसने तुम्हें रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया, और मैं अब तुम्हारे हाथों इसको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ये कहकर तांत्रिक बाबा ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते उसकी लाश वापस उसी कब्र में जा गिरी और उसमें आग लग गई। उसके बाद वो कभी राजेश को नहीं दिखा।